हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को सही दिशा में कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आपकी तैयारी में थोड़ा कंट्रीब्यूशन देने के लिए हम आपके लिए ला रहे हैं यह रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल की कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसका पार्ट वन हमने कल देख लिया था, जिसमें हमने टोटल 40 क्वेश्चंस कवर किए थे। और इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज इस सर्विस कंडक्ट रूल का सेकेंड पार्ट हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर लिया होगा। और बेल आइकॉन को प्रेस करने से एक फ़ायदा यह है कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशंस आप तक टाइमली पहुँच जाती है। तो फ्रेंड्स, इसी उम्मीद के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, Which rule of a Railway Service Conduct Rule 1966 is describing that no railway employee shall make or permit any members of his family or any other person acting on his behalf to make any investment which is likely to embarrass or influence him in reserved। तो इस केस में ऑप्शन दिया है रूल नंबर 16, रूल नंबर 17, रूल नंबर 18, रूल नंबर 19। तो रूल नंबर 16 के अंदर जो है तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट, लेंडिंग एंड बोरोइंग कुल है। ठीक है, तो कोई भी रेलवे एम्प्लॉय फ्रिक्वेंटली इन्वेस्टमेंट, लेंडिंग और बोरोइंग नहीं कर सकता। इसके लिए अगर कोई रेलवे एम्प्लॉय इस को करता है, इस केस में अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर इन्वेस्टमेंट 50,000 से ऊपर का है इन ईयरली फॉर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी एम्प्लॉय, तो इस केस में रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को उसको इंटीमेशन देना होता है। इन सिमिलर केस फॉर ग्रुप सी एम्प्लॉय इट इज़ अ 25,000 रुपीज़ इन अ ईयर। ओके, तो जो रूल नंबर 16 है वह इन्वेस्टमेंट और लेंडिंग और बोरोइंग को लेके है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके अलावा 17 की बात करें अगर तो इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेटनेस को लेके है। ठीक है, जिसमें दिवालियापन की बात की जा रही है। रूल नंबर 18 की बात करें तो मूवेबल, इमूवेबल एंड वैल्यूएबल प्रॉपर्टी को लेके है। रूल नंबर 19 की बात करें तो विंडिकेशन ऑफ एक्ट्स एंड कैरेक्टर ऑफ रेलवे सर्वेंट्स को लेके है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज डिस्क्राइबिंग दैट नो रेलवे एम्प्लॉय शैल सेव इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस विद द बैंक और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो इस केस में रेलवे सेवा नियम 1966 का कौन सा नियम वर्णन करता है कि कोई रेलवे कर्मचारी बैंक या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के साथ व्यापार के सामान्य में बचत नहीं करेगा। ठीक है, रूल नंबर 10, रूल नंबर 11, रूल नंबर 15, रूल नंबर 16। ठीक है, तो रूल नंबर 10 इज नथिंग बट अ एविडेंस बिफोर कमिटी और एनी अदर अथॉरिटी। ओके, रूल नंबर 11 इज अ अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। रूल नंबर 15 इज अ प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट। रूल नंबर 16 इज अ इन्वेस्टमेंट, लेंडिंग एंड बोरोइंग। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज रूल नंबर 15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which rule of Railway Service Conduct Rule 1966 is describing that supervisory staff of Group C, the maximum of which is 900 and above, should also submit an annual return regarding the immovable property inherited by him? ठीक है, सो 17, 18, 19, 20, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात की गई है, वह रूल नंबर 18 के अंदर की गई है। ठीक है, रूल नंबर 17 आपको पता है इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेटनेस। ठीक है, दैट इज IHI।
रूल नंबर 18 आपको पता है, मूवेबल, इमूवेबल एंड वैल्यूएबल प्रॉपर्टी के बारे में है। रूल नंबर 19 आपको पता है, विंडिकेशन ऑफ एक्ट्स एंड कैरेक्टर्स ऑफ रेलवे सर्वेंट, तो इस हिसाब से। और रूल नंबर 20 भी आपको पता है, दैट इज कैनवासिंग ऑफ नॉन ऑफिशियल्स और अदर इन्फ्लुएंस। ओके, so rule number 18 is the perfect answer for this question. Next है, which rule of the railway service conduct rule 1966 is related to vindication of facts and character of railway servants? तो बेसिकली कौन से अधिनियम में है, प्रतिशोध और रेलवे सेवक के चरित्र से संबंधित है। ठीक है, तो विंडिकेशन ऑफ एक्ट्स एंड कैरेक्टर ऑफ रेलवे सर्वेंट्स इज रिलेटेड टू रूल नंबर 19। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद रूल नंबर 20 इज अ कैनवासिंग ऑफ नॉन ऑफिशियल्स और अदर इन्फ्लुएंस। रूल नंबर 21 इज रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग मैरिजेस। रूल नंबर 22 की बात करेंगे यहाँ पे, तो रूल नंबर 22 ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज रिलेटेड टू। तो 22 के अंदर ही हम बात करते हैं यहाँ पे कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स को लेके। ठीक है, तो जिसमें नशीले पेय पदार्थ या दवा का सेवन करने से बचना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स हैं, ठीक है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, तो उनके कंजम्पशन से बचना चाहिए उसको। तो सार्वजनिक स्थान पर किसी भी नशीले पेय या दवा का सेवन करने से बचना चाहिए। रेलवे कर्मचारी अपने कर्तव्यों के दौरान नशे या ड्रग से संबंधित कानून का सख्ती से पालन करेगा। ठीक है, तो इस केस में रूल नंबर 22 की बात करें अगर, तो सबसे पहला पॉइंट जो है इसके अंदर कि रेलवे सर्वेंट जो होगा दैट विल स्ट्रिक्टली अबाइड बाय द लॉ रिलेटिंग टू इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स or drugs during the course of his duty and shall also take care that his performance during the duty at any time is not affected in any way by the influence of such drink or drugs, and also a railway servant should refrain from consuming any intoxicated drink or drug in a public place. Okay, so ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच रूल ऑफ द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 एवरी रेलवे सर्वेंट हु इज चार्ज ऑफ अ वर्क प्लेस shall take appropriate steps to prevent the commission of such acts of sexual harassments of women at a such workplace। ऑप्शन दिया है 3A, 3B, 3C एंड नन ऑफ द अबव। तो मैंने आपको बता दिया 3A के अंदर जो है प्रॉम्प्टनेस एट कॉर्टसी है, 3B के अंदर ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को लेके है, और 3C के अंदर जो है वह प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट्स ऑफ वर्किंग वुमेन है। सो 3C इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, विच रूल ऑफ द रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 एवरी रेलवे सर्वेंट हु इज इन चार्ज। ओके, so same question is repeated here, in charge of a workplace shall take appropriate steps। सॉरी, इसमें जो है तो इसका ये गलत हो गया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या है, हिंदी में इसका दिया है, रेलवे सेवा अधिनियम जो नियम 1966 है उसके नियम का वर्णन किया है कि कोई भी ग्रुप ए अधिकारी सरकार की पूर्व अनुमति के बिना अपने बेटे या बेटी या अन्य आश्रित को किसी कंपनी या फर्म में रोजगार स्वीकार करने की अनुमति नहीं देगा। तो 3, 4, 5, 6, तो 3 के अंदर जो है वह जनरल रूल है, 4 के अंदर जो है बेसिकली एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियर रिलेटिव्स ऑफ रेलवे सर्वेंट्स इन अ कंपनी और फर्म इंजॉइंग गवर्नमेंट पैट्रनेज। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 5 जो ऑप्शन नंबर सी जो दिया है रूल नंबर 5, तो बेसिकली दैट इज द टेकिंग पार्ट्स इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस को लेके है। नेक्स्ट है 48 की बात करेंगे, विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 एवरी रेलवे सर्वेंट शैल इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी इन गुड फेथ कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू अ पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द RTI
एक्ट 2005 एंड द रूल्स मेड अंडर। इसके अंदर यहाँ पे बोल रहा है कि रेलवे सेवा नियम 1966 के किस नियम का वर्णन करते हुए प्रत्येक रेलवे सेवक सद्भाव के साथ अपने कर्तव्यों के निष्पादन में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार किसी व्यक्ति से सूचना का संचार करेगा। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में इसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जो रूल नंबर 11 है, इसके अंतर्गत जो है, तो एवरी रेलवे सर्वेंट शैल इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी इन गुड फेथ कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू अ पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द आरटीआई एक्ट 2005। ठीक है, तो रूल नंबर 11 दैट इज कम्युनिकेशन, अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन को लेके है। तो इसके अंदर जो है तो आरटीआई एक्ट की बात की गई है। तो रूल नंबर 11 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। रूल नंबर 9 आपको पता है, दैट इज क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म की बात होगी तो रूल नंबर 9 आएगा। इसके अलावा रूल नंबर 12 आपको बताया, दैट इज अ सब्सक्रिप्शन को लेके है। रूल नंबर 20 जो है बेसिकली दैट इज कैनवासिंग ऑफ नॉन ऑफिशियल्स और अदर इन्फ्लुएंसेस को लेके है। ठीक है, नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन। रूल नंबर 14 ऑफ अ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज रिलेटेड टू। तो रूल नंबर 14 इज नथिंग बट अ पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन इन ऑनर ऑफ रेलवे सर्वेंट्स, दैट इज अ रूल नंबर 14। दहेज लेने या देने संबंधित मामले जो है वह रूल नंबर 13A के अंतर्गत आते हैं, दैट इज 13A। रेलवे सेवक के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन, ये जो होता है वह रूल नंबर 14 है। ठीक है, तो 14 के अंदर जो है हम रेलवे सेवक के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन इन द ऑनर ऑफ रेलवे सर्वेंट। ठीक है, रेलवे सर्वेंट के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन करना रूल नंबर 14 के अंतर्गत आता है। मूवेबल, इमूवेबल एंड वैल्यूएबल प्रॉपर्टी जो है वह रूल नंबर 18 के अंतर्गत आता है। ठीक है, और फॉरेन ट्रांजैक्शन अगर बात करें तो इसी के अंदर तो 18A के अंदर जो है तो रिस्ट्रिक्शन इन रिलेटेड टू एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया एंड ट्रांजैक्शन विद फॉरेनर्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, अकॉर्डिंग टू रेलवे सर्वेंट्स रूल 1966 रूल 13, जिसके अंदर रेलवे सर्वेंट्स होल्डिंग एनी ग्रुप बी पोस्ट में एक्सेप्ट गिफ्ट्स फ्रॉम हिज नियर रिलेटिव but shall report to the government if the valuable property of any gift exceeds। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर बोल रहा है वह कि रेलवे सर्वेंट होल्डिंग एनी ग्रुप बी पोस्ट है दैट मे एक्सेप्ट गिफ्ट फ्रॉम हिज नियर रिलेटिव, तो नियर रिलेटिव से वह गिफ्ट ले सकता है। ठीक है, अगर उस गिफ्ट की वैल्यू जो है वह 5000 रुपीज़। ठीक है, इन दिस केस अगर हम बात करें यहाँ पे तो ग्रुप बी के पद पर रहने वाले रेल सेवक अपने निकट संबंधियों से उपहार स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन उस उपहार का मूल्य जो है वह 5000 रुपये से अधिक होने पर। ठीक है, मैंने आपको इनमें दो केस बताए थे। एक तो केस स्पेशल केस है जिसके अंदर वेडिंग एनिवर्सरीज, फ्यूनरल और कोई रिलीजियस फंक्शंस है, तो उस केस में रेलवे सर्वेंट्स अगर कोई गिफ्ट एक्सेप्ट करता है। और फॉर ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, ग्रुप ए के लिए वो 25,000 रुपये की लिमिट है, ग्रुप बी के लिए जो है 15,000 की लिमिट है, और ग्रुप सी के लिए 7,500 रुपये 7,500 रुपीज़ की लिमिट है। और इन एनी अदर केस अ रेलवे सर्वेंट नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट विदाउट सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इफ वैल्यू एक्सीड्स 5,000 रुपीज़ फॉर ग्रुप ए एंड बी सर्वेंट्स एंड ग्रुप सी सर्वेंट्स के लिए 2,000 रुपये है। ठीक है, तो इस केस में जो है इसका आंसर दैट इज इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 एवरी रेलवे सर्वेंट शैल एट ऑल द टाइम मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी की बात तो जो है यह रूल नंबर 3 के अंतर्गत ही हो जाएगी। बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, जनरल रूल के अंतर्गत आता है एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी। ठीक है तो रूल नंबर 3 जो है तो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो रूल नंबर 3 के अंतर्गत जो है तो एवरी रेलवे सर्वेंट शैल एट ऑल द टाइम मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी एंड डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ रेलवे और गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है,
दैट इज रूल नंबर 3 क्लॉज 1, ठीक है, और सब क्लॉज 1, ठीक है। तो पहले के अंदर एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी है, दूसरे के अंदर डी है, दैट इज डिवोशन टू ड्यूटी, और तीसरा डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ अ रेलवे और गवर्नमेंट सर्वेंट। फिर 2015 के अंदर इसमें अमेंडमेंट होता है। 2015 से पहले इसमें 3 ही पॉइंट होते हैं, लेकिन 2015 के अमेंडमेंट के बाद जो है तो इसमें टोटल अब 21 पॉइंट्स कवर हैं, जिसमें बहुत भारी भरकम वर्ड्स हैं, ठीक है। मीन्स सोवरेनिटी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, इंटीग्रिटी तो पहले से था, सोवरेनिटी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशंस हो गए, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गए, तो बहुत सारे वर्ड्स जो है तो इसमें ऐड कर दिए गए हैं। नेक्स्ट है 52 के अंदर बात करेंगे, विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966, रेलवे सर्वेंट हु हैज़ मैरिड और मैरीज अ पर्सन अदर देन अ इंडियन नेशनैलिटी शैल फोर्थ विथ इंटीमेट द फैक्ट टू द गवर्नमेंट। तो मैरिज को लेके यहाँ पे अगर बात करें अगर, तो रूल नंबर 20 जो है, रूल नंबर 20 इज़ नथिंग बट कैनवासिंग ऑफ नॉन ऑफिशियल्स और अदर इन्फ्लुएंस को लेके है। रूल नंबर 21 जो है बेसिकली वह मैरिज को लेके है, तो रूल नंबर 21 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके अलावा रूल नंबर 22A की बात करें तो वह बेसिकली 14 ईयर से कम के बच्चे को जो है तो उसको एम्प्लॉयमेंट पे नहीं लगाना, इससे रिलेटेड है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी की तो बात ही नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 की बात करेंगे यहाँ पे। Which rule of the Railway Servant Conduct Rule 1966 is described? A railway servant shall, after the cancellation of his allotment of government accommodation, vacate the same within the time limit prescribed by the allotting authority. तो 12A, 15A, 13, 16, तो इसके अंदर जो 15A है दैट इज अ सबलेटिंग एंड वैकेशन ऑफ गवर्नमेंट एकोमोडेशन, तो ये जो है ऑप्शन नंबर 15 है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 13 गिफ्ट्स को लेके है, 16 जो है बेसिकली वह इन्वेस्टमेंट लेंडिंग एंड बारोइंग को लेके है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज रिलेटेड टू क्रूएलिटी टू एनिमल्स? तो 3A, 3B, 3C, 4, ठीक है। तो इसके अंदर हम अगर बात करें क्रूएलिटी टू एनिमल्स, ठीक है, तो प्लीज़ इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है, कि रूल जो है 1966 इसके अंतर्गत जो क्रुएलिटी टू एनिमल्स है वो किस रूल के अंतर्गत आएगा, 3A, 3B, 3C और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 की बात करेंगे। विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज रिलेटेड टू प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड वाइल्ड लाइफ? तो इसके अंदर आपको मैंने अभी बताया रूल नंबर 3B, जिसके अंतर्गत ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज है। सो एवरी रेलवे सर्वेंट शैल एट ऑल द टाइम एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं, दैट इज़ रिगार्डिंग एज ऑफ मैरिज, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ और कल्चरल हेरिटेज को हम 3B के अंदर रख रहे हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट को हम 3B के अंतर्गत रख रहे हैं, ठीक है, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, तो ये 3B के अंतर्गत आ रहा है। तो यहाँ पे प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जो है वह 3B के अंतर्गत आएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज रिलेटेड टू प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज? मैंने अभी आपको बताया कल्चरल हेरिटेज जो है वह भी 3B के अंतर्गत आएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 की बात करेंगे। विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज रिलेटेड टू कैनवास इन सपोर्ट ऑफ एनी बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस एजेंसी? 13, 14, 15, 16, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम रूल नंबर 15 की बात करें तो रूल नंबर 15 इज नथिंग बट अ प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट, ठीक है।
जिसके अंदर कई सब रूल्स हैं, ठीक है, जिसमें बोला गया है कि नो रेलवे सर्वेंट सेल एक्सेप्ट विथ द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इंगेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एनी ट्रेड और बिजनेस, ठीक है, negotiate for undertake or any other employment, ठीक है, hold an elective office or canvass for a candidate or candidates for an elective office in any body whether incorporated or not, ओके। तो पिछले वीडियो मैंने आपसे 40 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा था, वह क्वेश्चन डायरेक्टली यही है कि कोई भी रेलवे सर्वेंट्स जो है that should not hold an elective office or canvass for an candidates for an elective office, ओके। इसके अलावा a railway servant without the previous sanction of government undertake honorary work of social और charitable nature, ठीक है, ये भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 के अंतर्गत he cannot canvass in support of any business of insurance agency, commission agency, or owned or managed by any member of his family, or take part except in the discharge of his official duty in the registration, promotion, or management of any bank or other company registered or required to be registered under the Company Act. Okay. So, rule number 15 is the right answer for this question, that is related to private trade or employment. So, rule number 15. रूल नंबर 16 मैंने आपको बताया हुआ है। रूल नंबर 16 इज रिलेटेड टू ILB, इन्वेस्टमेंट लेंडिंग एंड बोरोइंग। रूल नंबर 13 इज रिलेटेड टू गिफ्ट। रूल नंबर 14 इज रिलेटेड टू पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन इन ऑनर ऑफ रेलवे सर्वेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 की बात करेंगे, ठीक है। रूल नंबर 58 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 58 के अंतर्गत यहाँ बोला जा रहा है विच रूल ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 इज रिलेटेड टू टेक पार्ट इन द रजिस्ट्रेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट ऑफ एनी बैंक। तो 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। 15 मैंने आपको बताया प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट है। 16 के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट लेंडिंग एंड बोरोइंग है। 17 के अंतर्गत इंसॉल्वेंसी एंड हैबिचुअल इंडेटनेस है। और 18 के अंतर्गत जो है मूवेबल, इमूवेबल एंड वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है। तो इसका आंसर जो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, दैट इज प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 59 के अंतर्गत आते हैं, अकॉर्डिंग टू रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966 नो रेलवे सर्वेंट शैल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट एक्वायर और डिस्पोज एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय लीज, मोर्गेज और परचेज, सेल, गिफ्ट और अदरवाइज ईदर इन हिज ऑन नेम और इन द नेम ऑफ एनी मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, ठीक है। तो यहाँ पे 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे इमोबाइल प्रॉपर्टीज़ के लिए यहाँ पे रूल नंबर 18 है, ठीक है। रूल नंबर 18 के बारे में जो है तो बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल दैट इज एवरी रेलवे सर्वेंट शैल एट ऑल द टाइम मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, एब्सोल्यूट डिवोशन टू ड्यूटी एंड डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ रेलवे सर्वेंट इज अ रूल नंबर 3। वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो ये सभी कर लेंगे। तो इस तरह से हमने जो है टोटल 24 मिनट में इस सीरीज को कंप्लीट किया यहाँ पे। और इस तरह से रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल के ढेर सारे क्वेश्चंस, लगभग 60 क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस करी और इसको हम 2 वीडियोस में लेके आए। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। इसके अंतर्गत हमने लगभग टोटल जितने भी 26 एक थे उनको कवर किया। 26 रूल्स हैं जिसमें 22 तक इम्पॉर्टेंट है और इसके अलावा कुछ रूल्स जो हैं वह बेसिकली, जैसे रूल नंबर 23 की बात करें तो 22 और 22A को हमने डिस्कस कर लिया। 23 की बात करें तो 23 जो है वह इंटरप्रिटेशन को लेके है। तो इसका इंटरप्रिटेशन जो है, जिस रूल में जो इंटरप्रिटेशंस हैं जी रूल्स के, वो उसका जो अल्टीमेट पावर है वह प्रेसिडेंट को है। इसके अलावा रूल नंबर 24 जो है तो डेलीगेशन ऑफ पावर को लेके है।
ठीक है। रूल नंबर 25 की बात करें तो दैट इज अ रिपील एंड सेविंग को लेके है, जिसके अंतर्गत यह बोला गया कि जो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1956 है उसको ओमिट कर दिया गया है। और रूल नंबर 26 की बात करें तो है ऑब्लिगेशन टू अवॉइड बाय ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस दैट मे इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन रिगार्ड ऑफ द कंडक्ट ऑफ रेलवे सर्वेंट्स। ठीक है। तो रेलवे कंडक्ट ऑफ रेलवे सर्वेंट्स को लेकर जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं जो टाइम टू टाइम इशूड होते हैं उनको उन पर उनको अवॉइड करना यह एक ऑब्लिगेशन की तरह है। ठीक है। तो इस तरह से टोटल 26 रूल जो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल के अंतर्गत है तो उसको हमने देखा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इसके अंदर जो टाइम लिमिट दे रखी है तो टाइम लिमिट के बारे में भी हम बात कर लेते हैं जाते जाते, कि कितना टाइम लिमिट्स में कौन से केस को डिस्पोज करना है, या कितने टाइम लिमिट में जो है तो आपको परमिशन मिलेगी। तो इसके अंतर्गत जो है कनेक्शन फॉर विथ प्रेस और रेडियो के लिए जो है यह टाइम लिमिट 30 डेज़ का है। गिफ्ट से रिलेटेड जो है टाइम लिमिट 30 डेज़ का है। ट्रांजैक्शन इन मूवेबल प्रॉपर्टीज़ 30 days, transaction in immovable property is 30 days, and vindication of acts and character of government servants is 3 months, and transaction in immovable property outside India or with foreigners is 60 days। तो इस तरह से हमने टोटल जो है तो इस सीरीज़ को कंप्लीट किया। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।